एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, वो है गॉस का नियम। जो फर्स्ट चैप्टर था आवेश सतह वैद्युत क्षेत्र, वो एंड हो गया। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ लिए हैं, तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे गॉस का नियम। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक दे रखी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो नया कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल सदिश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर को खींचे गए अवलंब की दिशा है। यानी कि क्षेत्रफल का परिमाण होता है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। सदिश का मतलब होता है कि परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश में, जिसे इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। और अदिश का मतलब होता है जो अदिश राशियां होती है उसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्षेत्रफल के सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो वही इसमें एक पॉइंट है, क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब की दिशा है। जैसे कि इसके बारे में समझेंगे। एक छोटा सा अवयव लेंगे ए यानी कि क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे जिसका जो ए होगा, जिसे ए से डिनोट करेंगे क्षेत्रफल को प्रदर्शित। इस क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित कर देंगे। इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है। इस पर एक अभिलंब खींचेंगे, जो अभिलंब होगा वो आपको दिशा के बारे में बताएगा। अभिलंब आपको क्षेत्रफल की दिशा के बारे में बताएगा। तो जो अभिलंब बाहर की ओर खींचेंगे क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का एक अवयव लिया, उस अवयव पर एक अभिलंब खींचेंगे, जो अभिलंब होगा वो आपको दिशा के बारे में बताएगा। जो अभिलंब होगा वो एन कैप होगा। एन कैप आपको यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर मतलब कि एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब जिसका मान वैल्यू 1 होती है। ये आपको दिशा के बारे में बताएगा क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की दिशा के बारे में बताएगा तो उसको सदिश को लिखने का तरीका होता है ए और वेक्टर, यानी कि सदिश का साइन लगा देते हैं वेक्टर को, इक्वल टू एन कैप डॉट ए। जो एन कैप आपको एकांक सदिश दे रखा है वो, और ए इसका क्षेत्रफल। जो आपका वेक्टर ए है वो आपकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, एन कैप एकांक सदिश को, और जो ए है वो अभिलंब के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि कितना परिमाण है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप ए। तो ये आपका होता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी कि जो दिशा के बारे में बताते हैं, वो आप अवलंब बाहर की तरफ खींचते हो तो बाहर की तरफ जो अवलंब खींचते हैं वो आपको दिशा के बारे में बताता है। जहाँ एन कैप एकांक सदिश है, जिसे इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश है, और ए क्षेत्रफल का परिमाण है, परिमाण को व्यक्त करता है। अगला कॉन्सेप्ट है वो है समतल कोण। कि समतल कोण क्या होता है। किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है, इसे समतलीय कोण कहते हैं। इसको समझेंगे अच्छे से कि अगर ये आपका वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है ओ, ये केंद्र, इसकी जो चाप है, अगर मान लो ये चाप ले रहे हैं एक, जिस पर एक कोण बना रही है, वो कोण इसको हम बोल दे रहे हैं डेल्टा थीटा। जो कोण अंतरित करता है इसको ही हम बोलते हैं समतलीय कोण। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपके वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम आर ले लेंगे, चाप है, चाप की लंबाई ले लेंगे डेल्टा एल। एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहां से वृत्त में देख सकते हैं कि जो कोण है वो डेल्टा थीटा दे रखा है,
चाप है वो डेल्टा एल दे रखी है जिसकी लंबाई अपॉन त्रिज्या आर। तो समतल कोण को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन आर, जहाँ डेल्टा थीटा वृत्त का कोण है जिसको हम समतलीय कोण बोलते हैं, और डेल्टा एल चाप की लंबाई है और त्रिज्या आर दे रखी है वृत्त की। इसे समतल कोण कहते हैं, जो कि वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है। वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसे समतलीय कोण बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में होता है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट, वो पढ़ेंगे घन कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो देखेंगे घनकोण क्या होता है। घनकोण किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वहां पे वृत्त था, यहाँ पे गोलीय पृष्ठ यानी कि गोले टाइप का गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। यहाँ पे हम 3D में देखेंगे, इस वाले पॉइंट में जो आपको गोला दे रखा है, गोलीय पृष्ठ यानी कि घनकोण को देखेंगे, वो 3D में देखेंगे। तो 3D में कैसे देखेंगे वो भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट जब समझेंगे अच्छे से। केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं तथा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे समझेंगे, देखो, एक यहाँ पे एक छोटा सा अवयव गोले पर लेंगे, DA, जो कि छोटा सा अवयव एक गोले पर लेंगे, यहाँ से जो केंद्र होगा O, उससे जो डिस्टेंस होगा, जो त्रिज्या होगी वो R होगी, जो कि अवयव से जो एक कोण बनाएगा। इसको अगर हम देखना चाहें 3D में तो कैसे देखेंगे कि इसके जो पॉइंट है उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कुछ इस तरह से होंगे, और इसके पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जो इधर भी कनेक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, जो समतल में बन रहा था, वो कैसे इस एक ही प्लेन में बन रहा था, लेकिन इसमें जो घनकोण है उसमें क्या बनेगा, आपका पूरा 3D में बनेगा, यानी कि पूरा कोण बनेगा, पूरा एंगल। एक कोनिकल सेक्शन यानी कि शंकु, आपने देखा होगा शंकु की तरह इसका एक पृष्ठ होगा जिसका पूरा एंगल बनेगा, पूरा कोण बनेगा। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ओमेगा से, और त्रिज्या आर। जो घनकोण को प्रदर्शित करते हैं, जो इसका रिलेशन आता है वो आता है घनकोण यानी कि ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन जो त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये आ जाता है घनकोण के लिए फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू जो आपने अवयव ले रखा है यानी क्षेत्रफल का अवयव DA अपॉन जो त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर समतल में इसका मात्रक देखेंगे, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो RAD से प्रदर्शित कर देते हैं। इस समतल कोण का मात्रक होता है। जो घनकोण का मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको S और R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। अगर इस वाले डायग्राम में देखना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर, संपूर्ण जो पृष्ठ इसका है वो दे रखा है, उसके द्वारा गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा, घनकोण, वो क्या होगा। तो देखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घनकोण क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर, जिसको DA यानी कि छोटे अवयव के लिए था, लेकिन हम पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे तो A लिख सकते हैं, यानी कि एरिया पूरे पृष्ठ का।
तो गोले के पृष्ठ का एरिया होता है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 4πr²। जो आपको r त्रिज्या दे रखी है इसलिए r²। इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr²। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख सकते हैं 4πr² अपॉन r²। तो r² से r² कैंसिल, तो ओमेगा यानी कि घनकोण आ जाएगा, वो आ जाएगा 4π। जो समतल कोण के लिए संपूर्ण कोण आता है वो आता है 2π यानी कि 360। लेकिन जो घनकोण के लिए आता है वो आता है 4π यानी कि 720। तो ये क्या होता है 3D में होता है, 3D में कोण होता है। तो इसका एक ये होता है 2π और इधर 2π, तो पूरा टोटल जो कोण होता है वो होता है 4π। ओमेगा का जो टोटल कोण होता है वो होता है 4π घनकोण के लिए। ये आपका मैक्सिमम होता है। तो ये आपके लिए गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण आ जाता है, वो होता है ओमेगा इक्वल टू 4π। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में देखेंगे घनकोण को, कि यदि ये एक गोले का ही एक भाग है जिसको ले लिया गया है शंकु परिच्छेद, जो कि अभी जैसे किया था एक छोटा सा भाग ले लेते हैं जिसमें जो DA अवयव का होता है, वैसे ही एक छोटा सा भाग ले लिया जो कि DA है, जो कि केंद्र O है इसका, जो एन कैप से मिलता है। एन कैप क्या है, एकांक सदिश जो कि दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जो इसका पृष्ठ है DA अवयव का, उस पर एक अविलंब खींचेंगे, तो अविलंब खींचेंगे उसकी डायरेक्शन ये आएगी दिशा, जिसे कि DA वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। DA क्या है, एक क्षेत्रफल अवयव है। DA वेक्टर क्या है, अविलंब के अनुदिश एक दिशा बता रहा है क्षेत्रफल की, DA अवयव के क्षेत्रफल की, जो कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है एन कैप और DA का, वो थीटा एंगल बन रहा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे जो कि ये वाला एंगल बन रहा होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत, तो ये 90 का एंगल बन रहा होगा। अगर यहीं पे एक रिंग बनाए, वो इस तरह से आ जाएगी, जो कि ये वाला कोण थीटा है, तो यहाँ पे जो एक कोण आएगा वो भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्या 90 का कोण, ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो इसका जो एक अवयव आ जाएगा कॉस थीटा के पास वाला घटक, वो आ जाएगा। अगर ये वाला घटक DA है तो इसके पास वाला थीटा के पास वाला जो घटक लेंगे वो आ जाएगा DA कॉस थीटा, आ जाएगा DA कॉस थीटा। क्या किया, जो वेक्टर DA एंड एन कैप के बीच थीटा कोण था, तो वहां से एक कंपोनेंट 90 का बन रहा था, वहां से एक थीटा कोण बनाया जो कि बन रहा था, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा कोण, ये थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या किया, थीटा इस वाले DA अवयव का एक घटक ले लेंगे थीटा के पास का, जो कि आएगा DA कॉस थीटा। अगर दूर के लिए लें तो आएगा DA साइन थीटा इधर के लिए, लेकिन पास वाला लेंगे तो DA कॉस थीटा, जो कि अब इसके परपेंडिकुलर है। एन कैप भी इसके परपेंडिकुलर है और DA का जो कंपोनेंट है वो भी इसके बिल्कुल एक ही दिशा में, एन कैप भी एक ही दिशा में होगा और DA कॉस थीटा भी एक ही दिशा में होगा। तो इसीलिए घनकोण आपका आ जाएगा यहाँ पे, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू DA, वहाँ पे DA था लेकिन यहाँ पे इसका घटक ले लिया, वो आ जाएगा DA कॉस थीटा अपॉन जो इसकी त्रिज्या होगी, अगर त्रिज्या R है तो R²। इसकी त्रिज्या R दे रखी है, तो यहाँ पे R² का कंपोनेंट आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू DA कॉस थीटा अपॉन R²। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो देखेंगे समतल कोण तथा घनकोण में संबंध। अभी हमने क्या पढ़ा, समतल कोण तथा घनकोण। अब हम देखेंगे समतल कोण तथा घनकोण में संबंध क्या है। तो अभी जैसे कि एक गोला है, गोला के एक छोटा सा अवयव DA उसको ले लिया है, गोला
गोला का एक छोटा सा अवयव डी ए ले लिया, उसका एक डायग्राम है, जो कि केंद्र ओ होगा गोला का, जो कि अल्फा कोण, इसका जो हाफ आधा आधा भाग है, आधा इधर आधा इधर, तो अगर ये अल्फा कोण बना रहा होगा तो ये वाला भी अल्फा ही कोण समान कोण बना रहा है। इसकी त्रिज्या आर है केंद्र से, और जहां तक एक अवयव लिया है उसकी त्रिज्या आर है, गोले की अल्फा कोण बना रहा है। तो इसमें संबंध देखेंगे। इसके संबंध देखने के लिए एक तरीका है कि यहाँ पे एक छोटी सी रिंग ले लें, क्योंकि इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि इस छोटे से अवयव डी ए के, इस छोटे से अवयव डी ए के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी रिंग ले लेंगे, छोटी सी रिंग लेकर उसका एरिया निकाल लेंगे, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकाल कर उसकी लिमिट लगा देंगे, जिससे कि क्षेत्रफल निकल आएगा। ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह से एक रिंग लेंगे, छोटी सी बिर्थ की यानी कि चौड़ाई की, बिर्थ को हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। तो जो कि एक रिंग लेंगे, रिंग है वो केंद्र से एक छोटा सा एंगल डी थीटा बना रही होगी, छोटा सा डी थीटा एंगल बना रही होगी रिंग की चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर रिंग की चौड़ाई निकालें तो वो क्या होगी, यहाँ पे निकालो या यहाँ पे सेम ही होगी, क्योंकि सेम ली है पूरे रिंग में। तो यहाँ पे अगर रिंग की चौड़ाई लेंगे वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे एक थीटा एंगल लेंगे जो कि थीटा एंगल बनाएगा। तो ये वाला डी थीटा एंगल एक छोटा सा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, डी थीटा इक्वल टू ये वाली लेंथ जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोण इंटू त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी है आर। तो ये हो जाएगी आर जो कि त्रिज्या है इसकी, और जी कोण कौन सा बना रहा है, डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई, रिंग की चौड़ाई हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि ये चाप की तरह जो कि अभी समतलीय कोण में देखा था कि एक चाप की त्रिज्या होती है, तो चाप की लंबाई होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोण जो आपकी चाप का है इंटू त्रिज्या। तो कोण इंटू त्रिज्या, जिससे कि आपकी ये वाली बिड्थ यानी कि चौड़ाई आ जाएगी, रिंग की चौड़ाई आ जाएगी, जिससे कि हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल को डी ए से छोटी सी, अभी छोटे सी रिंग के लिए, रिंग को हिंदी में बोलते हैं बलय, बलय के लिए कैलकुलेट करेंगे। छोटे से रिंग के लिए कैलकुलेट करके लिमिट लगा देंगे, जिससे कि पूरी रिंग, पूरी जो अवयव डी ए है उसके लिए क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो इसकी हो गई बिर्थ यानी कि चौड़ाई, और एक ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये थीटा है, तो इसका जो आर का एक कंपोनेंट लेंगे पास की तरफ, वो आएगा कॉस थीटा, और दूर की तरफ लेंगे वो क्या आएगा, साइन थीटा। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी रिंग की, यानी कि रिंग की जो त्रिज्या आ जाएगी ये वाली, ये कितनी होगी, ये वाली अगर त्रिज्या आर है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। फिर से अच्छे से समझ लो कि ये त्रिज्या आर है और ये थीटा एंगल बना रही है, तो इसका साइन वाला दूर की तरफ कंपोनेंट लेंगे जो कि आर साइन थीटा आ जाएगा, जो कि रिंग की त्रिज्या होगी, ये रिंग की त्रिज्या होगी आर साइन थीटा। इसकी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, परिधि इंटू जो रिंग की परिधि है इंटू चौड़ाई। अगर परिधि इंटू चौड़ाई करेंगे जिससे कि क्षेत्रफल आ जाता है रिंग का। तो परिधि क्या होती है रिंग की, बोला कि 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है, त्रिज्या, तो आर साइन थीटा है, त्रिज्या आर साइन थीटा है, जो आपकी परिधि है, इंटू चौड़ाई आर डी थीटा। परिधि इंटू चौड़ाई जिससे कि क्षेत्रफल आ जाएगा। तो डी ए इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो ये छोटे से रिंग के लिए आपका एरिया आ गया है। अब पूरी रिंग के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा टी थीटा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट की कहाँ से कहाँ तक लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ पे एक छोटी सी रिंग लें जो कि जीरो एंगल बना रही होगी,
हमें कैलकुलेट कहाँ तक करना है, अल्फा तक, 0 से अल्फा तक। और एक बड़ी रिंग लें जो कि एंगल क्या बनाएगी, एक सेंटर से सबसे बड़ी रिंग कौन सी हो सकती है, जो कि अल्फा कोण बना रही हो, और सबसे छोटी रिंग कौन सी हो सकती है, जो कि 0 एंगल बना रही हो। तो 0 से अल्फा, 0 से जब अल्फा लगाएंगे तो पूरी रिंग कैलकुलेट हो जाएगी, यानी कि पूरा डीए अवयव है वो कैलकुलेट हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल आ जाएगा। डीए का कंपोनेंट है तो समाकलन लगा देंगे, जो कि पूरे अवयव का क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr²। कॉस थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाने 0 से अल्फा। तो a इक्वल टू आ जाएगा 2πr², अपर लिमिट तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। क्षेत्रफल आ जाएगा a इक्वल टू 2πr², कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस अल्फा। लिमिट कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा माइनस और फिर माइनस लग जाएगा ये वाला, तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, जिससे कि ये क्षेत्रफल का कंपोनेंट आ जाता है। यानी कि इस पूरे अवयव का क्षेत्रफल है वो क्या है, 2πr², 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। अब निकालेंगे घनकोण। तो घनकोण क्या होता है, घनकोण होता है ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन, यानी कि क्षेत्रफल अपॉन r²। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया वो आया ओमेगा इक्वल टू 2πr², 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन r²। r² से r² कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू 2π 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं, घनकोण के लिए आ जाता है 2π 1 माइनस कॉस अल्फा, और जो एरिया आ जाता है वो निकल कर आता है 2πr², 1 माइनस कॉस अल्फा। तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो पढ़ा घनकोण के बारे में, यानी कि सॉलिड एंगल के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज इसके बारे में डिस्कस किया। गॉस के नियम के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।